सभी साहित्य सुधीजनों को नमस्कार। अज्ञेय जी पर एकाग्र की यह 26वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ हटा दमोह से कई विधाओं में रचनारत लेखक श्याम सुंदर दुबे जी उपस्थित हैं। आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक अभिवादन। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में हम लोग अज्ञेय जी पर केंद्रित श्याम सुंदर दुबे जी का संस्मरणात्मक वक्तव्य तो सुनेंगे ही, साथ ही अज्ञेय जी के निबंधों पर भी चर्चा होगी। ऐसा इसलिए भी कि श्याम सुंदर दुबे जी स्वयं एक बेहतरीन ललित निबंधकार है और निबंध विधा के अतिरिक्त कहानी, उपन्यास, कविता, व्यंग आदि विधाओं में भी सक्रिय है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में इनके वक्तव्य को सुनेंगे। मैं चाहूंगा कि शुरुआत संस्मरणों से ही हो। पहली भेंट से आखिरी भेंट तक दुबे जी की यात्रा चले, जो अज्ञेय जी से संबंधित यात्रा है। इसमें वह समय और उस समय की सक्रियता भी आ पाएगी और बाद में दूसरे खंड में हम लोग अज्ञेय जी के निबंधों पर भी चर्चा करेंगे, जिन पर अमूमन अब तक कम चर्चा हुई है। इसलिए भी आज की यह कड़ी कुछ खास है। स्वागत श्याम सुंदर दुबे जी। नमस्कार। नमस्कार जी, कृपया अपना इस कार्यक्रम के निमित्त बने अर्पण कुमार जी को मैं अपनी ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे अज्ञेय जी के संदर्भ में बोलने के लिए, उनके विषय में संस्मरण और उनके निबंधों पर उनकी रचनात्मकता के तहत कुछ बातें करने के लिए अवसर दिया। अज्ञेय जी ने नया प्रतीक निकालना प्रारंभ किया था। ये बात लगभग 74-75 की है। मैं उस समय छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सरगुजा में महाविद्यालय में प्राध्यापक था। उम्र वही रही होगी 27-28 साल की। निबंध लिखता था और निबंध विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे थे। जैसे ही मुझे नया प्रतीक का पहला अंक मिला, मैंने एक निबंध प्रकाशित होने के लिए अज्ञेय जी के पास भेज दिया। महीने भर बाद मेरा निबंध लौटा। उसके लौटने के साथ ही उसमें एक पत्र रखा हुआ था। वो लंबा पत्र था और अज्ञेय जी ने अपनी हस्तलिपि में उस पत्र को लिखा था। ये जो पत्र मुझे मिला था, ये पत्र इतना महत्वपूर्ण था कि निबंध लौटने का जो विषाद था वो दूर हो गया और मैं प्रफुल्लित, मुदित मन पत्र को पढ़ता रहा, दूसरों को दिखाता रहा। काफी लोग प्रभावित हुए उससे। मैंने इस प्रसंग की चर्चा यहाँ इसलिए की कि अज्ञेय जी से ये पहला मेरा ऐसा परिचय था जो साक्षात्कार तो नहीं था, लेकिन एक तरह से उनके साथ जुड़ने का एक उपक्रम था। और इसलिए भी मैंने चर्चा की
कि उनके निबंध पर प्रकाश डालने के लिए संभवतः ये प्रसंग अधिक उपयुक्त होगा। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि मुझे आपका निबंध अच्छा लगा, किंतु मैं इसको इसलिए नहीं प्रकाशित कर रहा हूं कि मैं कुछ और बातें इसमें चाहता हूं। उन बातों की चर्चा करते हुए उन्होंने पत्र में लिखा कि पहली बात तो ये है कि आप जिस जमीन से, जिस भूमि से जुड़े हुए हैं, उसकी आपने क्वचित बातें ही इस निबंध में की हैं, जबकि आपको लोक के यथार्थ को इस निबंध में रखना चाहिए। आपकी कल्पना उस यथार्थ को ढक रही है। दूसरी बात उन्होंने कही कि इस निबंध में भाषिक दृष्टि से लदाऊपन है, जड़ाऊपन है भाषा का। इसे थोड़ा छांटिए, इसको दूर करिए और भाषा को संवेदना और विचार के स्तर पर उतना ही सहज बनाइए कि वो संप्रेषित हो सके। तीसरी बात उन्होंने कही कि ये तो मेरे सुझाव हैं, मैं आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं और आप इसे अन्यथा न लेंगे। पत्र बहुत विनम्रता के साथ मेरे पास तक पहुंचा था। मैंने 1 वर्ष प्रतीक्षा की, फिर दूसरा निबंध अज्ञे जी को भेजा। उन्होंने कोई सूचना नहीं दी, लेकिन अगले अंक में मेरा निबंध प्रकाशित हुआ। फिर लगातार कई अंकों में मेरे निबंध नया प्रतीक में प्रकाशित होते रहे। हो सकता है कि अज्ञे जी का जो सलाह मशविरा था, उसने मुझे थोड़ा सा प्रभावित किया। मैंने कुछ अपने को काटा छांटा, अपने को कुछ और परिवर्तित किया और शायद उनके मनोनुकूल निबंध रचना हो सकी होगी। इस रूप में मैं मानता हूं कि अज्ञे जी प्रतिभा को प्रशस्त करने के लिए आकुल व्याकुल रहते थे और बाद में तो वो इस तरह से
कृति ना पैदा हो जाए कि लगने लगे कि ये दोनों में कहीं टकराहट हो रही है। आरक्त मुंह हो गया सुमन जी का और बोले मुझे तो इस समय जयपुर में होना चाहिए था, लेकिन मैं भाई की वजह से यहाँ चला आया और भाई हैं कि मेरी बात नहीं मानते हैं। अज्ञे जी को नहीं मानना था, उन्होंने कविता पाठ नहीं किया। ये प्रसंग इसलिए कि अज्ञे जी दृढ़ व्यक्तित्व थे, वे ढीले ढाले व्यक्ति नहीं थे। वो जो पहले से निश्चित है उसके अनुरूप कार्य करने की जो एक प्रकार की संकल्पबद्धता है, उसके तहत वो निरंतर क्रियाशील होते थे, गतिशील होते थे। उसी समय भरतपुर पक्षी विहार का कार्यक्रम भी रखा गया। भरतपुर पक्षी विहार में हम सबको सुबह से जाना था। सुबह से हम बस में बैठ करके, उस बस में अज्ञे जी बैठे, इलाजी बैठी, विद्यानिवास जी बैठे, सभी बैठे हुए थे। रामस्वरूप चतुर्वेदी बैठे हुए थे, सुमन जी बैठे हुए थे, गोविंद मिश्र बैठे हुए थे, तमाम उस समय के सुप्रसिद्ध साहित्यकार उसमें सब थे। हम लोग पक्षी विहार लगभग 10:30-11 बजे पहुंच गए। वहां भोजन का प्रबंध विद्यानिवास जी के ऊपर था। उनके कोई शिष्य आसपास के किसी इलाके में रहते थे। विद्यानिवास जी ने उनको कहा था कि आप पक्षी विहार में हम लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। उस समय मोबाइल वगैरह नहीं थे, फोन भी बहुत कम थे। तो स्थिति ये बनी कि 2 बज गए लेकिन भोजन नहीं आया। अब सभी परेशान कि क्यों नहीं आया, और सबसे ज्यादा परेशान अज्ञे जी। घूमते घूमते हुए, पक्षियों के चित्र खींचते हुए वे टहल रहे थे, लेकिन उद्विग्न थे। लगभग 2:30-3 बजे भोजन आया। कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए उनको विलंब हो गया था। अज्ञे जी ने हम लोगों को भोजन कराया। हम लोग जबकि अज्ञे जी से कहते रहे कि पहले आप भी करिए हम लोगों के साथ, उन्होंने भोजन नहीं किया। वे बोले आप सब भोजन कर लेंगे, इसके बाद जो बचाएगा वो हम खाएंगे। इस बीच में उन्होंने कुछ अपने बैग में कुछ बिस्किट वगैरह रखे हुए थे, हम लोगों को वो दिए जब तक भोजन नहीं आया। और इसी समय अमृत राय जी के सुपुत्र अपनी नई नई शादी के अवसर पर अपनी श्रीमती जी को लेकर वहां विचरण कर रहे थे। वो भी हम लोगों के पास आ गए। अज्ञे जी ने उनको पहचान लिया। अज्ञे जी ने कहा कि अच्छा, अब आप हमारे साथ ही वृंदावन चलेंगे। और वे उनको लेकर के वृंदावन आए, हम लोग लौट आए। लेकिन इस घटना ने ये जरूर हम लोगों को जैसे शिक्षा दी कि इतने बड़े, इतने आयु से संपन्न व्यक्ति भूखे रह सकते हैं हम लोगों के पीछे। हम लोगों की चिंता इतनी ज्यादा वो कर रहे हैं। अब ऐसे विरल व्यक्तित्व तो कहाँ मिलेंगे हमें। ये चिंता पीढ़ियों की चिंता थी। दरअसल ये चिंता उन लोगों की चिंता थी जो चाहते थे कि रचनारत लोगों को एक संपूर्ण परिवेश ऐसा दिया जाए जिससे कि वो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते रहें। और इसका आधार तो आत्मीय ऊष्मा ही बनती है। हम जिस जमाने में जी रहे हैं, अब हम जो वक्त देख रहे हैं, वह कुछ ऐसा वक्त है कि हम जब किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें अपना नाम बताना पड़ता है, और जब जब मिलते हैं तब तब हमें अपना नाम बताना पड़ता है। अर्थात पहचानने से इनकार करने वाले व्यक्ति अब हमें मिल रहे हैं। उस पीढ़ी की बात नहीं, अब हमारे समय के बुजुर्ग पीढ़ी में ये जो अहम मान्यता घर कर रही है,
ये नई रचनात्मकता के विकास के लिए कैसे आगे बढ़ाएगी। लेकिन अज्ञे जी जैसे लोगों में ये बात थी। हो सकता है कि बाद में वय प्राप्त करने के बाद उनके मन में ये वत्सल अनुभूति जागृत हुई हो और उन्हें लगा हो कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि अज्ञे जी प्रयोगधर्मी तो सदैव रहे हैं। वो प्रयोग करते रहे हैं, साहित्य में भी और जीवन में भी, और जीवन के अनेक संघर्षों को झेलते रहे हैं। जो संघर्षों की आंच में तप करके अपने जीवन को कुंदन बनाता है, उसकी चमक बहुत दूर तक जाती है। और वो चमक केवल कोरी चमक नहीं होती है, वो उसकी आत्मा की दीप्ति होती है, जिस दीप्ति से रचनात्मकता के स्तर पर ही नहीं, सामाजिक व्यवहार के स्तर पर भी एक सुनहरी धूप फैलना शुरू कर देती है। हम लोगों को इस धूप के साथ रहने को, इस धूप से अपनी आंखों को आंजने का अवसर मिला अज्ञे जी के साथ। ये हमारे लिए बहुत मूल्यवान एक प्रकार की ऐसी अनुभूति थी जो आज भी हमें पुलकित करती रहती है। अज्ञे जी से संबंध इस रूप में जुड़ता गया। उन्होंने दूसरा जो वत्सल निधि शिविर करने की योजना बनाई, वो जबलपुर के पास बरगी नगर है। नर्मदा के प्रवाह को बांध करके वहां एक बड़ा बांध बनाया जा रहा है। उस बांध के एक इंजीनियर थे, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर राम प्रताप खरे। राम प्रताप खरे विद्यानिवास जी के बहुत करीब थे और उनके माध्यम से वो शिविर आयोजित करने की भूमिका बनी थी। जब शिविर आयोजन की भूमिका बन चुकी, तब अज्ञे जी का मुझे हटा में पत्र प्राप्त हुआ। मैं उस समय तक हटा स्थानांतरण होकर के आ गया था। उनका पत्र मिला कि आप जबलपुर के सबसे करीब हैं, इसलिए आप बरगी नगर पहुंचे। आयोजन के 2 दिन 3 दिन पहले पहुंचे, जैसी आपकी सुविधा हो, और वहां जाकर के वत्सल निधि शिविर के इंतजाम को देखें, वहां की व्यवस्था को देखें। आपको अनुभव भी है और इलाजी मेरे साथ नहीं पहुंच रही हैं, इसलिए मैं आपको कष्ट दे रहा हूं। तो मैंने कहा कि उनको उत्तर दे दिया कि मैं पहुंच जाऊंगा, 3 दिन पहले ही पहुंच जाऊंगा, व्यवस्था करेंगे। और मैं 3 दिन पहले पहुंच गया। 3 दिन पहले वहां पहुंचने पर व्यवस्थाएं देखी तो एक दिन वहां एक पत्र राम प्रताप जी के पास अज्ञे जी का पहुंचा कि श्याम सुंदर दुबे जी वहां पहुंच चुके हैं और आप एक काम ये करना कि जो लोग दिल्ली से आए, अन्य शहरों से आए, उनको लेने के लिए दुबे जी को भेज देना, अच्छा रहेगा मेरे प्रतिनिधि के रूप में। जिस दिन दिल्ली से लोगों को आना था ट्रेन से, उस दिन मैं गाड़ी लेकर के उनको लेने के लिए जबलपुर स्टेशन पहुंच गया सुबह सुबह। जब सुबह सुबह मैं पहुंचा तो करीब आधा घंटा गाड़ी लेट थी। मैं प्लेटफॉर्म पर दिल्ली से आने वाले साहित्यकारों की प्रतीक्षा कर रहा था। गाड़ी आई, लेकिन मैंने क्या देखा उसी समय कि अज्ञे जी एक अटैची लिए हुए और प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, जबकि वो शिविर में अभी आए नहीं थे, दिल्ली में ही थे। तो मैंने उनको देखा तो मैं सहसा अचंभित हो गया कि ये क्या है। मुझसे कहा कि आप प्लेटफॉर्म पे जाइए और उनको रिसीव करिए, और आप स्वयं आ गए। मैंने हाथ जोड़ते हुए उनसे कहा कि भाई प्रगट कृपाला जैसे आप यहाँ कैसे प्रकट हो गए। तो वो मुस्कुराए और बोले कि मैंने सोचा कि दिल्ली से मेरे
स्वजन आ रहे हैं और मैं क्यों ना उनका स्वागत करने प्लेटफार्म पर पहुंचूं। मैं अभी अभी जबलपुर के डुमना हवाई अड्डे से उतरा हूं और तत्काल में स्टेशन पर चला आया। अब ये सोचिए, आप देखिए कि कितना तरल, कितना सरल, कितना भाव स्निग्ध मन अज्ञे जी का था कि वो रह नहीं पाए। अगर वो चाहते तो वहां से हवाई अड्डे से सीधे बरगीनगर भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, वो स्टेशन पर आए, रिसीव किया, हम लोगों के साथ गाड़ी में बैठ करके बरगीनगर आए। बरगीनगर प्राकृतिक दृष्टि से बहुत सुंदर स्थान था। नर्मदा तो वहां से प्रवाहित हो ही रही थी, एक छोटी नदी टेमर भी वहां से प्रवाहित होती थी और जो बांध बना था उससे नर्मदा का जल आस्फालित होता हुआ शोर करता रहता था। बड़ा सुंदर वो फाल था। वहां एक नंदकेश्वर महादेव स्थापित थे जो डूब में आ रहे थे, तो इंजीनियर्स ने एक पहाड़ी के ऊपर नंदकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था। अज्ञे जी गाड़ी से उतरे, पहाड़ी की ओर देखा उन्होंने और उस पहाड़ी पर जाने के लिए मचल उठे। बोले मैं तो उस पहाड़ी पर जाना चाहता हूँ। हम लोग सब साथ में पहाड़ी पर गए। वहां से उनने एक विहंगम दृश्य देखा, लौट आए। लौटने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप सुबह मैं जहां रुका हूं वहां आ जाइएगा। मैंने कहा जी। और सुबह मैं पहुंचा तो उन्होंने एक कपड़े की लाल थैली में कुछ रखा हुआ मुझे दिया। बोले इलाजी आई नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसमें आयोजन के लिए द्रव्य है, ये दुबे जी को दे देना और उनसे कहना कि इसको यथासंभव जितना हो सके वैसा अपना व्यय करते रहें। तो मैंने अज्ञे जी से कहा ये तो आपने बहुत बड़ा भार मेरे लिए सौंप दिया और अब मैं इस सेवर का आनंद लेने में थोड़ा कमजोर सा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ ये माया जुड़ गई है। मुझे हिसाब किताब रखना पड़ेगा, मुझे सब चीजें करना पड़ेगी। बोले नहीं, आपको जानबूझ करके ये दिया जा रहा है। तो मैंने वो थैली ली। ना उनने गिनकर बताया मुझे कि कितने हैं, ना मैंने उनको गिना। थैली लेकर मैं अपने कमरे पर आ गया। ये विश्वास था, एक ऐसा विश्वास था जिस विश्वास के तहत वो मानते थे कि यदि हम विश्वास कर रहे हैं दूसरे के ऊपर तो हमारे विश्वास का क्षेत्र बढ़ रहा है। और विश्वास का क्षेत्र बढ़ने का अर्थ है कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो ऐसा संप्रसारित हो रहा है जैसे धरती के ऊपर धूप संप्रसारित होती रहती है। जैसी हरितिमा धरती के ऊपर धूप की हरितिमा धरती को ढके रहती है, मजबूत बनाए रहती है। ये विश्वास उनके पास था। मैं समय समय पर उनसे बात करता रहता था, लेकिन वे कोई रुचि नहीं ले रहे थे कि कहाँ कितना खर्च हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। उनके सामने कोई कोई समस्या ही नहीं थी। वे सुबह 5 बजे उठ जाते थे, कैमरा लेकर के वहां जो जंगल था, नदी थी, उसके किनारे टहलते थे। मैंने एक दिन उनसे कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी भ्रमण करने में रुचि रखता हूं। बोले चलो। तो हम दोनों निकले, जंगल से होते हुए टेमर नदी के किनारे पर पहुंचे। उस टेमर नदी में एक पंडित जी ओक में भर कर के पानी पी रहे थे नदी से सीधे। अज्ञे जी ने अपना कैमरा संभाला और वो उनकी मुख मुद्रा को शूट करने वाले थे कि फिर उन्होंने कैमरे को अपने कंधे पर टांग दिया। मैंने कहा शूट किया? बोले नहीं। तो मैंने कहा क्यों?
बोले पंडित जी जल पीते हुए असावधान थे, लेकिन जैसे ही मेरे कैमरे की उनको दिखाई दी कैमरे की झलक, वैसे ही वे सावधान मुद्रा में हो गए। तो मैंने उनसे कहा, आप असावधान क्षणों के ही छायाकार हैं, आप असावधान क्षणों के ही कवि हैं, आप असावधानता को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कहना था कि असावधानता का अर्थ ये है कि आप सहजता में हैं, और मैं सहजता को ही महत्व देता हूं। सहजता ही मेरे जीवन के लिए सबसे काम्य है। इस सहजता के काम्य में मुझे मनुष्य दिखाई देता है, प्रकृति दिखाई देती है। जो गोचर हो रहा है उस गोचर की हलचल में मुझे प्रकृत जीवन दर्शन होता है। इस तरह से शिविर चलता रहा, गोष्ठियां होती रही, लेकिन अज्ञेय तो प्रयोग धर्मी थे, हर जगह प्रयोग करना जानते थे। हम लोगों को वो ले गए वहां जहां नर्मदा का बांध बन रहा था और नर्मदा का जल स्फालित हो रहा था। नर्मदा के जल को स्फालित होते हुए हम लोगों ने निहारा। वहां एक कवि गोष्ठी भी हुई, उसमें विष्णुकांत शास्त्री, उसमें अजीत कुमार, स्नेह जी आदि अनेक कवियों ने कविता पाठ किया। जब हम सब लोग लौटे रात्रि 9 बजे के लगभग, तो अज्ञेय जी ने उस हाल में जहां हम लोग रुके हुए थे अर्धगोलाकार कुर्सियां लगवाई, हम लोगों को बैठाला। फिर उन्होंने कहा, आप जो देख करके आए हैं एक एक पंक्ति आप सब लोग बोलेंगे, एक कविता रचेंगे। इस तरह से ये जो कविता रची जाएगी ये संयुक्त कविता होगी। हम लोगों ने एक एक पंक्ति अपनी तरफ से जो देखा था उसको बोलते गए, सबने बोली। इसके बाद अज्ञेय ने उस मुकम्मल कविता का पाठ किया। ये इस तरह से साझा अनुभूतियों का एक काव्य फलक जैसे उभर करके वहां आया, और इससे उन्होंने ये अंदाज भी लगाया कि किसके भीतर क्या भावना संघर्ष, क्या भावना आस्फालन, क्या भावना का उफान चल रहा है, एक एक पंक्ति में उसको व्यक्त किया गया है। वहां एक वत्सल उद्यान का भी आरोपण किया गया था। लगभग 1 एकड़ जमीन में हम लोगों ने सबने एक एक वृक्ष रोपा था। अब पता नहीं उसका क्या हुआ। शिविर समापन की ओर था, हम लोग विदा लेने वाले थे। जहां रुके थे उस भवन के पोर्च में अज्ञेय जी खड़े थे, हम लोग सब विदा ले रहे थे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि उस विदा बेला में अज्ञेय जी की आंखें नम थीं और उनके आंसू प्रवाहित हो रहे थे। हम लोगों ने स्वयं ये दृश्य देखा और उनके आंसू ढुलकने से चश्मे पर आई हुई बाष्प के भीतर से उनकी करुणा दृष्टि का जब अनुभव किया, तो हम लोग भी जैसे उस बिछोह बेला में एक तरह से विरह उत्तप्त जैसे हो उठे और उन अनुभूतियों में खो गए जो अज्ञेय जी के साथ हमने अनुभव की थी। ये बड़े मानवीय प्रसंग थे, और इन प्रसंगों में एक प्रसंग और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो वहां भोजन बनता था उसकी व्यवस्था भी कभी कभी मुझे देखना पड़ती थी। तो एक गोष्ठी चल रही थी जिसमें वक्तागण बोल रहे थे, और अब आप जानते हैं कि जब वक्ता बोलता है तो
समय की पाबंदी शायद ही वह अनुभव करता हो। बोलने पर समय और खिंचता जा रहा था और वक्ता अपने अपने लंबे वक्तव्य दे रहे थे। अक्सर ऐसा होता रहता है संगोष्ठियों में। करीब 2-2:30 बज गया था, तो मैंने यज्ञ जी के कान में कहा कि भोजन ठंडा हो रहा है, भोजन तैयार है, अब आप इनको मना कर दीजिए कि ये अपना वक्तव्य समाप्त करें। वो उठे, मुझे एकांत में ले गए, बोले हमने इनको बुलाया है, बोलने के लिए बुलाया है, बहस करने के लिए बुलाया है, उनको खुद ही समय का ध्यान रखना चाहिए, हमारा टोकना अच्छा नहीं होगा। अब ये देखिए, ये अज्ञेय जी का जो अनुशासन था वो आत्मीय अनुशासन था। उन्होंने नहीं रोका, बोले बोलने दीजिए, जब तक बोलेंगे तब तक हम लोग बैठ के सुनेंगे। यद्यपि 15 मिनट बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया, हम लोगों ने भोजन किया। एक प्रसंग और मैं वहां का देना चाहता हूं जो मेरे उस थैली से संबंधित है। मैं जब विदाई के वक्त लोगों को पत्रम पुष्पम देने के लिए जा रहा था, तो अज्ञेय जी ने कहा कि आपको इसलिए ये काम सौंपा गया है कि आप अपने मन में ये अनुभव ना करें, वरना लेने वाले के मन में ये अनुभव आए कि उसको दिया जा रहा है और आप दाता हैं। मैंने कहा ये तो बहुत कठिन कार्य है, ये कैसे हो सकता है? बोले नहीं, ये इसलिए कि आपको कुछ नहीं बोलना किसी से, आप तो उनको लिफाफा देते जाइए और वो उनकी प्रतिक्रियाएं देखते जाइए, जैसा वो करें वैसा करते जाइए। हमने कहा ठीक है। एक सज्जन दिल्ली से आए थे, उनको मैंने लिफाफा दिया, उन्होंने कहा कितना है? तो जितनी राशि उनको मिलना चाहिए थी उतनी राशि थी। बोले मैंने यज्ञ से बात की थी पहले कि मैं दोहरी हवाई यात्रा का चार्ज करूंगा और मेरे साथ एक आदमी रहेगा, उसका भी चार्ज करूंगा, ये राशि तो कम है, मैं नहीं लूंगा। मैंने कहा भाई मैं जाता हूँ, बात करता हूँ। मैं अज्ञेय जी के पास गया, मैंने बात की। बोले कोई बात नहीं, जो वो कहते उनको दो। तो मैंने उनको वो पत्रम पुष्पम दिया। ये देखिए, ये कितनी उदारता थी उस समय, और किस तरह की बात थी। दूसरे होते तो थोड़े से तो क्रोधित होते, लेकिन उनके माथे पर कोई बल नहीं पड़ा, कोई सिकंद नहीं पड़ी माथे के ऊपर। उन्होंने तो ये किस्से बहुत ही अज्ञेय जी के साथ के, लेकिन इन सब किस्सों का जो सारभूत जो तत्व है वो ये है कि अज्ञेय जी बहुत मानुषी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अज्ञेय जी जैसा लिखते थे वैसे अंतर से उनका व्यक्तित्व था। वे छद्म नहीं पालते थे। मैंने एक बार उनसे जब मैं भ्रमण कर रहा था सुबह सुबह, तो मैंने उनसे कहा कि आपसे लोग कहते हैं कि आप बातें नहीं करते। बोले मुझसे ही बात नहीं करते लोग। बोले एक सज्जन आए और हमसे बोले कि आपके दर्शन करने आया हूं, और वो बैठ गए, मैं बैठा रहा, वो बैठे रहे, उन्हें कोई बात ही नहीं चलाई, तो अब मैं क्या करूं? और बोले फिर वो उठ के चले गए। फिर उन्होंने इसका बड़ा कहीं कहीं बात फैला दी। तो अब इस तरह से जो बातें होती थी, आप गौर करिए कि अज्ञेय जी का विरोध बहुत हुआ। अज्ञेय जी के लिए अनेक प्रकार के आक्षेप भी लगाए गए, लेकिन बाद में अज्ञेय जी को जिन्होंने विरोध किया उन्होंने ही अज्ञेय जी को महत्व दिया, उन्हें बुलाया, उनके साथ अपनी आत्मीयता स्थापित की। ये असल में पश्चातवर्ती जो सोच था वो बाद में अज्ञेय जी को समझने में सहयोग मिला उससे, लेकिन अज्ञेय जी
अपनी रचनात्मकता से संतुष्ट थे। अज्ञे जी जैसा व्यापक चिंतन वाला व्यक्तित्व हिंदी साहित्य में दुर्लभ इस कालखंड में तो था ही। जैसे ही हम लोग वर्गीनगर से वापस आए, लगभग 6.5 महीने बाद अज्ञे जी के निधन का समाचार हमें मिल गया। अब ये तो दुखी होने की बात ही थी, दुखी होने का प्रसंग ही था। उनको और अभी ईश्वर आयु देता तो और भी इस तरह का कार्यक्रम भी आयोजित करते, लोगों को आगे बढ़ाते, लेकिन हमारा बस मृत्यु के ऊपर नहीं है। अज्ञे जी की रचनात्मकता अनेक दिशाओं वाली थी और वे अपनी रचनात्मकता में इस तरह की प्रतिभा लेकर के आए थे कि जो प्रतिभा अपनी रचना के अनेक आयामी स्तरों पर मानदंड स्थापित करने वाली थी। बहुत कम प्रतिभाएं ऐसी होती हैं कि जिस दिशा में वो संचरणशील हो जाएं, वही दिशा महत्वपूर्ण बन जाए। ये चेतना व्यक्तित्व के भीतर निहित ये चेतना दृढ़ लोगों में होती है। अगर उन्होंने कविता रची तो कविता में मानदंड स्थापित किए, उन्होंने उपन्यास रचे तो उपन्यासों में मानदंड स्थापित किए, उन्होंने नाटक रचे, उन्होंने निबंध रचे, उन्होंने यात्रा संस्मरण रचे, उन्होंने सूक्तियां रची। जो भी लिखा वह अद्वितीय था और एक नई परंपरा को प्रारंभ करने वाला था। ये परंपरा प्रयोग के आधार पर विकसित होने वाली परंपरा थी, इसलिए अज्ञे को प्रयोगशील व्यक्तित्व कहा जाता रहा। वे हर विधा में प्रयोग करने वाले व्यक्तित्व थे। मैंने प्रारंभ में ही चर्चा की थी कि उन्होंने जो निबंध के विषय में मुझे संकेत किए थे, क्या उस परिदृश्य में मैं उनके निबंधों का कुछ थोड़ा सा मूल्यांकन कर सकता हूं। उनके निबंध संकलन हैं सबरंग, त्रिशंकु, आत्मनेपद, आधुनिक साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, आल बाल आदि। इन संकलनों में जो प्रस्थान बिंदु हैं, उनमें कुछ तो उनके आत्मव्यंजक निबंध हैं, कुछ उनके समीक्षात्मक निबंध हैं और कुछ निबंध उनके स्फुट चिंतन प्रधान निबंध हैं। इसके साथ साथ उनके यात्रा संस्मरण हैं। अरे यायावर रहेगा याद, उनकी यात्राओं के चित्रण वाले प्रसंगों को इस कृति में लिया गया है। उनके निबंधों की एक विशेषता यह थी कि वे व्यक्ति, समाज, संस्कृति तथा साहित्य को मानवीय मूल्यों की कसौटी पर कसते हैं। अन्य विधाओं में ये बहुत संभव नहीं होता है कि हम इस तरह के विषयों पर कुछ चिंतन परक, कुछ भावना परक विवेचन करें, लेकिन निबंध में ये संभव हो जाता है। निबंध के लिए उन्होंने जीवन मूल्यों को कसौटी माना है। वे लिखते हैं, जीवन मूल्य संपूर्ण प्राणी जगत में
मनुष्य ने ही निर्मित किए हैं, वह उनकी रक्षा भी करता है। साहित्य भी एक ऐसी ही मूल्य संरक्षक कला विधा है। अर्थात उनके निबंधों में जीवन मूल्यों का संरक्षण भी है, जीवन मूल्यों के विकास की कथा भी है, जीवन मूल्यों की सृजनात्मकता के लिए प्रयास भी है। यह भी मानते थे कि मूल्यों का समुच्चय ही संस्कृति है। अपने निबंधों में उन्होंने प्रतिपादित किया है कि संस्कृति मूल्यों का समुच्चय है। एक तरह से उनके निबंध इस रूप में भी जीवन की व्याख्या करते हैं कि वे सभ्यता और संस्कृति के विमर्श के लिए उद्यत होते हैं। वे मानते हैं कि निबंध के लिए हमें आत्माभिव्यंजना की जरूरत है, क्योंकि निबंध में लेखक या रचनाकार अपने को व्यंजित करने से बचा नहीं पाता है, अपने को व्यंजित करने से रोक नहीं पाता है। इसलिए वे मानते थे कि यह जो व्यक्ति व्यंजकता है ये निबंधों में आई। जो व्यक्ति व्यंजक निबंध उन्होंने लिखे वे कुट्टी चातन नाम से लिखे, अज्ञेय के नाम से नहीं लिखे, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय के नाम से नहीं, कुट्टी चातन के नाम से उन्होंने लिखे। और उनका कहना है कि यह जो व्यक्ति व्यंजकता है, यह व्यक्ति व्यंजकता केवल व्यक्ति का ही अभिव्यंजन नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की अभिव्यंजना है जो समाज में रहता है, जिसके आत्म तत्व का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास समाज के भीतर से हुआ है। इसलिए अगर आत्माभिव्यंजक औदार्य हम देखना चाहें तो उसका अर्थ ये हो गया इनके यहाँ कि व्यक्ति की आत्माभिव्यंजन के संस्पर्श सामाजिक संदर्भों से जुड़े हुए हैं। मैं अगर उनके यह दीप अकेला स्नेह भरा इसको भी पंक्ति से दे दे की चर्चा करूं तो स्पष्ट होता है कि यद्यपि ये कविता व्यक्ति केंद्रित कविता है और वो कहते हैं कि ये प्रेम से भरा हुआ, स्नेह से भरा हुआ दीपक है, इसको पंक्ति को दे दो। एक तरह से एक देने का भाव है, लेकिन ये जरूर है कि उसके भीतर ये था कि व्यक्ति नहीं। नदी के द्वीप कविता उनकी देख लीजिए। वे मानते हैं कि ये द्वीप है नदी का, लेकिन इसकी नियति क्या है, इसके भी कण बनेंगे, ये भी प्रवाह में बहेगा, लेकिन मैं द्वीपता को नहीं छोड़ूंगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है उनके निबंधों का, आत्माभिव्यंजना का, कि रचनाकार का व्यक्तित्व तो उसमें मुखर होना ही चाहिए, और रचनाकार का व्यक्तित्व जिन सामाजिक परमाणुओं से निर्मित है उन परमाणुओं का भी लेखा जोखा उसमें आना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि उनकी व्यक्ति व्यंजकता लगभग वही थी जो तुलसीदास जी की थी। कि तुलसीदास जी ये कहते थे ये मैंने अपने को व्यक्त किया है, लेकिन ये अपने को व्यक्त करना ही नहीं था, वह लोक को व्यक्त करना था। इस तरह से अज्ञेय जी ने अपने आत्मव्यंजक निबंधों में अपनी अनुभूतियों, अपने विचारों को दिया, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व जो समाज के साथ सदैव गतिशील रहा हो, जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कठिन से कठिन संघर्ष किया हो,
उस व्यक्ति को हम कैसे माने कि वो एक इकाई की तरह रहेगा? वे तो निरंतर दहाई और सैकड़ा बनते रहे और उसकी अनुगूंज उनके निबंधों में है। उनके निबंध परंपरा, आधुनिकता, व्यक्ति स्वातंत्र्य, काव्य प्रयोग, काव्यानुभूति, नाद, लय, संगीत, शब्द, अर्थ, काव्य भाषा आदि पर केंद्रित हैं। वो इसे व्यंजकता के आधार पर ग्रहण करते हैं सब। वे मानते हैं कि निबंधों में शब्दों का बहुत महत्व होता है। एक बात मान के तो हमें चलना ही पड़ता है कि अज्ञे जी शब्दों के अल्प व्यय पर विश्वास रखते थे और अज्ञे जी शब्दों के न केवल अल्प व्यय पर बल्कि उनके समुचित प्रयोग पर भी बहुत विश्वास रखते थे। तो वो एक निबंध में कहते हैं कि वे शब्दों के सही पारखी और उसके इस्तेमाल पर सम्यक दृष्टि रखने वाले हैं। वे कहते हैं केवल सही शब्द मिल जाएं तो लेखक के नाते और उनसे अधिक कवि के नाते मैं अनुभव करता हूं कि यही समस्या की जड़ है। मेरी खोज भाषा की खोज नहीं, केवल शब्दों की खोज है। भाषा का उपयोग मैं करता हूं लेखक के नाते, कवि के नाते और एक साधारण सामाजिक प्राणी के नाते। दूसरे सामाजिक मानव प्राणियों के साधारण व्यवहार के लिए शब्दों के माध्यम से उसका उपयोग मैं ऐसे ढंग से करना चाहता हूं कि प्राणों में नई दीप्ति जागृत हो जाए। ये जो नई दीप्ति जागृत होने की बात है, ये नई दीप्ति एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करने लगे। आप जिस निबंध को पढ़ें, उस निबंध को पढ़ने के बाद आपके व्यक्तित्व में व्यक्तित्वांतरण हो जाए, आपको लगे कि मैं कुछ नया हो रहा हूं। उनके निबंधों की जो आंतरिक संरचना है, उसमें उनकी यायावर प्रवृत्ति का, निबंधों की कला, कवि दृष्टि पर गहरा प्रभाव। वे यायावर तो थे ही, प्रकृति के बहुत सूक्ष्म दर्शक भी थे। प्रकृति के एक एक बिंब को, एक एक क्रिया को, एक एक दृश्य को जैसे कैमरे में बांधते थे, ऐसे ही उनके पश्चात आंतरिक स्पंदनों में वो दृश्य, वो क्रिया, वो बिंब जैसे स्थायी हो जाता था। वे सीपी, घोंगे, पत्थर, चित्र सभी के कोलाज से निबंध की रचना करते हैं। ये जो बात थी, ये उनके उन प्रयोगों ने आत्माभिव्यंजक निबंधों की सृजनात्मकता में छवि चित्रों का लोक ही खोल दिया और एक तरह का गद्य नई वैचारिकता के साथ सामने आया। मैं यहाँ थोड़ी सी चर्चा ये भी करना चाहता हूँ कि जो एक तरह का नया वैचारिक और नया गद्य जो गद्य के माध्यम से निबंधों में मिल रहा था, ये दो लेखक उस समय थे, अज्ञे जी और निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा और अज्ञे जी लगभग एक ही रास्ते के पथिक जैसे दिखाई देते हैं। उस समय जो निबंध की संरचना थी, एक दिशा में हजारी प्रसाद जी, विद्यानिवास जी, कुबेरनाथ राय आदि जा रहे थे और एक दिशा में जा रहे थे अज्ञे जी और निर्मल वर्मा। ये बहुत कल्पना कौतूहल में नहीं जीते थे, ये बहुत पाठक रिझाऊ भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। ये दोनों एक यथार्थ, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि के माध्यम से एक सहज भाषा की संवेदनीयता से निबंधों को रच रहे थे। लेकिन अज्ञे निर्मल वर्मा से कहाँ अलग होते हैं और निर्मल वर्मा कहाँ अज्ञे से अलग होते हैं? निर्मल वर्मा का ऐतिहासिक दर्शन उनके निबंधों में सदैव विद्यमान रहता है। वे भाषा जरूर बहुत फड़कती हुई
और भाषा की बिंब धर्मिता को प्रकृति से जोड़कर प्रस्तुत करते रहते हैं। सूक्तियों की रचना भी वे करते हैं। जैसे किले को देखकर वो कहते हैं कि जब हमारे मनुष्य द्वारा रचित कृतियां बहुत पुरानी हो जाती हैं तब वो प्रकृति में तब्दील हो जाती हैं। ये इस तरह की भाषा का प्रयोग निर्मल वर्मा करते रहे हैं। अज्ञे जी का कहना था कि लोक से जुड़कर के ही, जड़ों से जुड़ करके ही हम अपने को अधिक अधिक आगे बढ़ा सकते हैं, अधिक उपयोगी बना सकते हैं। ये जो जड़ों से जुड़ने की बात थी, अज्ञे जी तो पाश्चात्य और भारतीय दोनों दृष्टिकोणों से परिचित थे। उन्होंने पाश्चात्य साहित्य का बहुत अध्ययन किया था और उनकी चिंतन प्रणाली में पाश्चात्य दर्शन भी था, पाश्चात्य विचार भी थे, लेकिन भारतीयता के लिए उन्होंने जगह छोड़ी थी। भारतीयता के संदर्भ में उन्होंने कभी किसी से समझौता नहीं किया। भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन दर्शन को वे मानते हैं कि जड़ों का होना बहुत जरूरी है। जब तक जड़ मजबूत नहीं होगी तब तक हमारा लेखन मजबूत नहीं हो पाएगा, प्रदीप्त नहीं हो पाएगा, उद्दीप्त नहीं हो पाएगा। उन्होंने कई निबंधों में ये बात कही है और इस रूप में वे निबंधों में एक बात और करते हैं व्यक्ति स्वातंत्र्य की। कई जगह कई निबंधों में इस बात को उन्होंने कहा कि नहीं, व्यक्ति स्वातंत्र्य बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मैंने आत्माभिव्यंजना की जब चर्चा की थी तब भी मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि कभी अपने अज्ञेय अपने व्यक्तित्व को विलोपित करते हैं। अज्ञेय अपने व्यक्तित्व को विलोपित नहीं करते, अज्ञेय अपने व्यक्तित्व को अनेक आसंगों में ध्वनित करते हुए अपने को महत्वपूर्ण बनाए रखते हैं। ये बात अज्ञेय जी के निबंधों में है। वे मानते हैं कि कला पर ऐच्छिक नियंत्रण लगाने से, उसे किसी निर्दिष्ट दिशा में चलाने के प्रयत्न से विज्ञान मिल सकता है, अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र आदि मिल सकता है, साहित्य नहीं मिल सकता है। ये नियंत्रण, ऐच्छिक नियंत्रण लगाना, ऐच्छिक नियंत्रण लगाने का अर्थ है कि अपने को आरोपित करना, इतना ज्यादा अपने को आरोपित न कर दिया जाए कि ऐसा लगे कि जैसे, या फिर मतवादों में घिर करके जो नियंत्रण लगाए जाते हैं उन नियंत्रणों से व्यक्ति स्वातंत्र्य बाधित होता है। ये व्यक्ति स्वातंत्र्य के बहुत बहुत ही प्रबल पक्षधर व्यक्ति थे और वे मानते थे कि अगर व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा तो वो जो लिखेगा साहित्यकार, वह लिखना भी महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने नए लोगों को नए तरह से संचरणशील होने के लिए कहा। अब वे मानते हैं, कहते हैं कि नए साहित्यकार को परंपरा संपृक्त होना चाहिए। इस बोध से वह जड़ों से जुड़ा रहता है, इससे उसके भीतर एक सजग बोध जागता रहता है, वह आत्मविश्वासी बनता है, वह स्वाधीन चिंतन कर सकता है। ऐसा साहित्यकार दैनंदिनीय परिवर्तनों से शासित न होकर एक स्वतंत्र असंप्रक्त विवेक बनाए रखता है। एक तरह से जो व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ा होगा, जड़ों से जुड़ने का अर्थ है अपनी परंपराओं से, परंपराओं को निषेचित करता हुआ, आधुनिक जीवन दृष्टियों को उनमें सम्मिलित करता हुआ जो आगे बढ़ेगा, वह एक आत्मविश्वास लेके चलेगा। वह अजनबी नहीं रहेगा, वो एकाकी नहीं रहेगा। उसके भीतर एक परंपरा, एक ध्वनित परंपरा है। उस ध्वनित परंपरा के साथ वो अपने आप का एक एकाकार करने के लिए एक रासायनिक संक्रिया से जैसे गुजर रहा होगा, और वो उसका चिंतन स्वाधीन तो होगा ही, वह दैनंदिनीय प्रभावों से उतना प्रभावित नहीं होगा क्योंकि उसके पास विवेक होगा। तो निष्कर्षतः 3-4 बातें उनके निबंधों के लिए हम कह सकते हैं कि उनके निबंधों में संस्कृति, उनके निबंधों में सभ्यता पर, उनके निबंधों में स्वाधीनता पर, उनके निबंधों में
विवेक पर, उनके निबंधों में स्वाधीन चिंतन पर हर जगह बराबर बात होती रही। उनके निबंधों की भाषा अधिक बिंबात्मक नहीं है, लेकिन वैचारिक दृष्टि से उन निबंधों में भाषा का उदात्त स्वरूप मिलने लगता है। आत्माभिव्यंजक निबंधों में कहीं कहीं उनकी कविता का दर्शन हो जाता है और वो भी सूक्तियों की संरचना करने लगते हैं, लेकिन उनकी भाषा विचार प्रधान है, वैचारिक स्तर पर आपको संवेदित करने वाली भाषा है। और अज्ञेय जी ने निबंधों को जिस दिशा में जोड़ा था, एक तरह से वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की दिशा का ही प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध को चिंतन से संपर्क किया, जड़ों से जोड़ा, भारतीयता से लिया और उनके भीतर एक नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा थी। उस नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा से हजारी जी ने निबंध को विवेक को जागृत करने वाला बनाया। लगभग इसी सरणी में अज्ञेय जी ने अपने निबंधों को एक नई भाषा, एक नई उजास दे करके हमारे सामने निबंधों को लाए। वो उनके निबंध बार बार पढ़े जाने योग्य हैं। उनके निबंधों का सम्यक परिशीलन होना चाहिए और उस पर काम भी हुआ है। डॉक्टर कृष्णदत्त वाजपेयी ने उनके निबंधों पर लिखा है और अन्य लोगों ने लिखा है। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अज्ञेय जी के यद्यपि कवि रूप ने उनके औपन्यासिक रचनाकार ने उन्हें जो प्रभामंडल दिया, उस प्रभामंडल में कहीं निबंध की उनकी रचनात्मकता दिखाई नहीं देती है, लेकिन उनकी निबंध की रचनात्मकता उनकी प्रयोगशीलता के कारण लगभग उसी श्रेणी की है जिस श्रेणी की उन्होंने अन्य विधाओं में रचना की और निबंध में भी उन्होंने मानदंड सृजे। अज्ञेय जी के ऊपर बोलने के लिए बहुत वक्त की जरूरत होती है, क्योंकि अर्पण जी ने 1 घंटे के लिए बोलने के लिए कहा था। 1 घंटे से भी कुछ ज्यादा हो गया है। आप सब ने मुझे प्रीतिपूर्वक सुना, मुझे अच्छा लगा और अज्ञेय जी पे
ध्यान देते हैं और देखते नहीं हैं। अब उन लोगों की क्या कहिए जिन्हें ओस की बूंद में केवल नश्वरता दिखती है और धूप का चमत्कार नहीं दिखता। यह ठीक है कि धूप पड़ते ही ओस की बूंद भाप बनकर उड़ने लगती है। यह भी ठीक है कि भोर की पहली किरण के साथ ही प्रायः हवा भी सरसरा उठती है और घास की पत्तियों के हिलने से ओस की बूंदें एक दूसरे से मिलती हैं और मिलते ही भार के कारण झर जाती हैं। देखने वाले न हों तो इसमें यह भी देखेंगे कि मिलन का क्षण भी कितना नश्वर है। लेकिन जो लोग देखना भूलकर केवल ध्यान देने में खो जाते हैं, वे ध्यान भी तो पूरा नहीं देते। नहीं तो ध्यान में तो यह बात भी आनी चाहिए कि ये सारी की सारी छोटी क्रियाएं एक महान प्रक्रिया के अंग हैं और वह महान प्रक्रिया न शांत है न नश्वर है। अगर हमें जो सामने है उसे देखना नहीं है, उसकी ओर केवल ध्यान देना है, तो ध्यान देने की बात नश्वरता की नहीं बल्कि इस अनादंत प्रक्रिया की है जिसमें ओस की बूंद भी है और घास की पत्ती भी। हमारा ध्यान, हमारी दृष्टि और स्वयं हम भी जिसमें किरण ही नहीं, सूर्य, चंद्र, तारामंडल सभी कुछ है। ओस की बूंदें ही क्यों, मैं तो झरते पत्ते को देखकर भी अटक जाता हूं, सचमुच अटक जाता हूं। पहले झरना ही ले लीजिए, एक तरफ वह झरकर गिरना है तो दूसरी तरफ वह झरना प्रपात की स्रोतस्विता है। पत्ता भी झरता है और वन झरना भी झरता है और वन झरने की धार भी झरती है और उसका झरना ही अनंत प्रक्रिया है। झरता पत्ता भी अगर एक ओर अपने अंत का संकेत देता है तो दूसरी ओर क्या उस प्रक्रिया का भी संकेत नहीं देता जिसमें अंत है ही नहीं, केवल अर्थ क्रियाओं की सनातनता है। इसीलिए झरता पत्ता तो मैंने कई बार देखा है, लेकिन हर बार उसमें अटक गया हूं और तब से तो चिरकाल के लिए अटक गया हूं जब से मैंने देखा कि डाल से झरता पत्ता नीचे न गिरकर अधर में ही एक दूसरी डाल से अटक गया, जो दूसरी डाल अभी हरी थी। झरना, झरता पत्ता हरी डाल से अटक गया। मेरी समझ में तो यह प्रक्रिया का पूर्ण चित्र है और मैं उसी चित्र में बहुत अटका हूं। मेरी डीठ भी वहीं अटकी है और मेरा ध्यान भी वहीं अटका है। नश्वरता का मेरे लिए कभी कुछ विशेष अर्थ नहीं हुआ, लेकिन हर चीज मिटती हुई किसी प्राणवान चीज की प्राणवत्ता में अपना योग दे जाती है और यह मैंने बार बार देखा है और हर बार पाया है कि इससे एक अंतः स्फूर्ति मिलती है जो स्वयं प्राणदायिनी है। हो सकता है ऐसा इसीलिए है कि मैं जंगलों में अधिक रहा हूं
प्रकृति के निकट अधिक रहा हूं। दुबे साहब, कितना सुंदर गद्य है, कितना स्पष्ट तर्क कौशल है और किस तरह की प्रांजल अभिव्यक्ति है इस तरह के गद्य में, ऐसे निबंधों में। और इन निबंधों को अज्ञे स्वयं कहते हैं अपने इस संग्रह के इन निबंधों के लिए कि इन निबंधों में जिन्हें ललित अथवा व्यक्तिपरक भी कहा जा सकता है, समस्या का निरूपण न करके अलग अलग कोणों से उसकी झांकियां दिखाई गई हैं पहले खंड में, जिसमें आपने भी ललित निबंधों की बात की, व्यक्तिपरक निबंधों की बात की उसमें। और इसीलिए वे जानबूझकर इन चारों निबंधों को दिग्विहीन, वर्गवृत्त, संवत्सर और काल मृगया को, इन चारों निबंधों को एक समुच्चय में बांधते हैं और उसका नाम देते हैं क्रमातीत भूमिकाएं। क्रमातीत ये था जी। क्या? और वे कहते हैं कि इसके निबंध वास्तव में भूमिकाओं का ही काम करते हैं, यद्यपि इनमें कोई क्रम नहीं है। पाठक जिस क्रम से पढ़े, धीरे धीरे काल की प्रतीति की समस्याओं की एक गहनतर पहचान की ओर बढ़ता जाएगा। वे स्वयं क्या है, ऐसी क्या है भूमिकाओं में पाठकों की सुविधा अर्पण के लिए विवेचन भी करते हैं। जी अर्पण कुमार जी, जी अज्ञेय जी का कवि उनके आत्माभिव्यंजक निबंधों में निश्चित रूप से प्रकृति के साथ जुड़कर काल की विवेचना, जीवन की विवेचना, समाज की विवेचना करता है। एक बिंब, एक लंबा बिंब उन्होंने ये लिया जिसमें काल की गतियों को, काल की शाश्वतता को और उससे होने वाली नश्वरता को भी उन्होंने अभिव्यक्त किया। एक तरह से जीवन, समाज और प्रकृति के सौंदर्य का ऐसा कुलाज जो गद्य में एक कविता की संरचना भी कर रहा है। माने ये समझिए कि भाव की द्रोणी में विचार को पिघलाने का प्रयास ही अज्ञेय जी ने निबंधों में किया है, ये मान के चलिए आप। जी जी। और अब बताइए। अंत में दुबे साहब, आप सुन रहे होंगे, जी अंत में मैं अभी आपने डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल जी की भी बात की, तो जी उनका अज्ञेय पर तो काफी काम है, रचनावली के बहुत काम। संपादक भी हाँ रहे हैं वो, और लगभग उनकी हर विधाओं के लेखन पर काम किए हैं। तो मैं एक हिस्सा डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल जी का भी पढ़ना चाहता हूं, और उसके बाद हम उन चित्रों की ओर आएंगे जो हमें आपसे प्राप्त हुए। मित्रों, अपने एक आलेख में डॉक्टर पालीवाल लिखते हैं, प्रायः पाठक निबंध में व्यक्ति रंजकता और व्यक्ति व्यंजकता की मांग करते हैं। इस मांग ने हिंदी में ललित निबंधों की छवि को एक तरह से निखारा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित विद्यानिवास मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी के व्यक्ति व्यंजक निबंध इस तरह के निबंधों के प्रतिमान रहे हैं। अज्ञेय ने सब रंग कुछ राग में यह राग स्वर पूरी उठान से प्रस्तुत किया है। यहां बहुश्रुत बहुपठित अज्ञेय पर पंडिताई का बोझ नहीं है, एक प्रबुद्ध रचनाशील मन का चौकन्नापन है, अनूठापन है। यायावर अज्ञेय का यह अनुभव संसार अपनी आत्म व्यंजकता से अनायास भाव फूलों से गुंथी माला का छंद बन जाता है। इस गति में निबंध की कोई शास्त्रीयता उन्हें मान्य नहीं है। व्याख्यान मूलक, वार्ता मूलक, कल्पना मूलक और आत्मचिंतन मूलक किसी भी तरह का निबंध हो, अज्ञेय का निबंधकार अपनी विचार श्रृंखला को न खंडित होने देता है, न स्खलित। इन निबंधों की गूंथ ऐसी है कि निबंध के ढर्रेदार वर्गीकरण यहां अपर्याप्त हो जाते हैं और निबंध शैली में नए विचारों का पुनराविष्कार
अनेक विविधताओं को सहजता से उजागर कर देता है। तो मैंने जानबूझकर इन दोनों ही लेखकों द्वारा लिखित कुछ अंशों को रखा, क्योंकि हम एक तरफ आपको सुन रहे थे, दूसरी तरफ ये के निबंध के कुछ अंश को पढ़ लें, और तीसरी तरफ प्रसिद्ध आलोचक कृष्णदत्त पालीवाल जी गे के निबंधों को लेकर क्या सोचते हैं उसकी भी एक वानगी यहां पर देते चले। जो मित्रगण अज्ञे पर केंद्रित अपना काम आगे करेंगे, जो शुद्धार्थी इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं, उनके लिए यह निश्चय ही इससे कुछ सुविधा प्राप्त हो सकती है। और मित्रों, अब मैं कार्यक्रम के अंत में उन चित्रों को यहां पर दिखा रहा हूं जो हमें दुबे साहब से प्राप्त हुए हैं, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपने इन चित्रों पर कुछ टिप्पणियां भी करेंगे। मैं पहले उन चित्रों को यहां पर रखूं, एक एक करके रखूंगा श्याम सुंदर जी, और फिर आप अपनी बात करेंगे जी। ये चित्र जो देख रहे हैं आप, ये चित्र तो अपने आप में स्पष्ट ही है कि अज्ञे जी हैं इस चित्र में, लेकिन अज्ञे जी की जो मुद्रा इसमें है उसको आप देखिए। बहुत प्रसन्न मुद्रा में उनकी जो एक तरह से, अज्ञे जी बहुत सम्मोहक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, और वो इन सब चेहरों के बीच में उनका चेहरा दमकता हुआ और एक नए प्रकाश से मंडित दिखता है। उनमें एक सहज प्रसन्नता का बोध था। ये चित्र जो लिया गया है, ये चित्र लिया गया है वृंदावन के अखंडानंद आश्रम में। इसमें इस चित्र में दाहिने तरफ से श्रीकांत जोशी हैं, फिर मैं हूँ, फिर अज्ञे जी हैं, फिर रमेश ऋषिकल्प हैं, और वो जो कंधे के पीछे से झांक रहे हैं वो राजेंद्र उपाध्याय हैं। तो ये 3 पीढ़ियों का समागम है एक तरह से, एक युवा पीढ़ी की, युवतर पीढ़ी का, और एक तरह से प्रौढ़ पीढ़ी के बाद वृद्ध पीढ़ी का। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अज्ञे जहाँ खड़े हो जाते थे वो वातावरण चमकने लगता था, वो वातावरण गरिमामय हो जाता था, और अज्ञे की उपस्थिति इस चित्र में ये प्रकट कर रही है कि वे हम लोगों के साथ कितने सहज भाव से खड़े हुए हैं, कितने सहज भाव से हमको ले रहे हैं। ये बात इसमें महत्वपूर्ण है। इससे ये लगता है कि रचनाकार के पास एक वलय तो होना चाहिए, एक ऑरा तो होना चाहिए। ये ऑरा, उसका जो प्रभामंडल है, वो प्रभामंडल, अज्ञे जी का प्रभामंडल तो अद्वितीय था, लेकिन उससे हम लोगों के चेहरे भी चमक रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि उनके साथ खड़े होकर के हम ये अनुभव नहीं कर रहे कि हम बहुत छोटे, उनके साथ खड़े होकर के हम उनकी आत्मीयता को पाकर के ये अनुभव कर रहे हैं कि हम भी बड़े हैं। ये बड़े रचनाकार के साथ खड़े होने पर ऐसा अनुभव होता है। लेकिन जब ऊपर से बड़े बने हुए रचनाकार के साथ हम खड़े होते हैं तो हमें अपना भौनापन दिखाई देने लगता है। ये बड़े रचनाकारों की पहचान है। इस चित्र से यही अभिव्यक्त होता है। जी बताइए। ये चित्र भी मेरे ख्याल से बरगी नगर का है। इसमें जो अज्ञे जी के बाएं इधर खड़े हुए हैं, साल ओढ़े हुए, ये चौथा सप्तक जो प्रकाशित हुआ था, उस चौथा सप्तक के कवि हैं राजकुमार कुंभज। राजकुमार कुंभज इंदौर में रहते हैं। लगभग 30 काव्य संकलन उनके प्रकाशित हो चुके हैं। अभी 3-4 दिन पहले हम लोग इंदौर में थे। इंदौर में श्री मध्य भारत साहित्य समिति ने उनको शताब्दी सम्मान दिया है। अब इस स्थिति में है कि चल फिर नहीं पाते, एक आदमी 2 आदमी उनको पकड़ करके चलाते हैं, और उनका शरीर एकदम ऐसा है कि उनके पांव, उनकी कमर सब निश्चल सी हो चुकी है, इसलिए पकड़ के उनको चलाना पड़ता है।
लेकिन जब मैंने उनको वहां देखा तो मुझे ये सारे प्रसंग याद आ गए। और ये जो प्रसंग है यहाँ, ये भी अज्ञे जी के साथ, ये रमेश ऋषिकल पे बैठे हुए हैं नीचे, और झांकने वाले श्रीकांत जोशी हैं पीछे से। लेकिन अज्ञे जी की ये वत्सलता है कि वे सबको साथ लेके चलते थे और सबको सहलाते रहते थे, सबको प्रसन्न किए रहते थे। उनकी प्रसन्नता उतनी ही थी जैसे वो प्रकृति के साथ जुड़कर के प्रसन्न होते हैं। प्रकृति और मनुष्य, प्रकृति और मनुष्यों में उन्होंने बहुत अंतर नहीं किया। ये उनके लेखन से भी स्पष्ट है कि कहीं कहीं उनकी प्रकृति भी मनुष्य, और मनुष्य भी उनकी प्रकृति के तालमेल से एक लय बनकर के उनकी भाषा में उपस्थित होने लगता है, उनकी बिंब रचना में उपस्थित होने लगता है। अज्ञे जी के पास क्या था कि वो, उनके पास बहुत अच्छा कैमरा था ये उस जमाने में, और वे खुद ही उससे चित्र खींचते थे। एक बार हम लोगों ने एक समवेत चित्र लेने की योजना बनाई, तो पहले से उन्होंने आसन की व्यवस्था कर ली। एक कुर्सी बीच में एक कुर्सी एक तरफ खाली रख दी। हम लोग सब आश्चर्यचकित थे कि ये कुर्सी खाली क्यों रखी गई है। बाद में अज्ञे जी आए और वो कैमरे पर पहुंच गए, कैमरा सेट करने लगे। हम लोगों ने कहा आप भी आ जाइए, बोले नहीं अभी। उन्होंने कैमरा सेट किया और फिर कैमरा सेट करने के बाद वो आकर के उस खाली कुर्सी पर बैठे। बोले ये टाइमर वाला कैमरा है, ये अपने आप चित्र खींच लेगा। उस जमाने में ये बात देखिए 80 या 81 के आसपास की बात है। उस समय उनके पास इस तरह का सरंजाम था, इस तरह के वो थे, तो उन्होंने स्वयं बैठ करके फिर कैमरे से चित्र खींचा। ये भी चित्र ऐसे ही खींचे उन्होंने। तब जी वो चित्र ये देखिए, बड़ी बात थी, छोटी बात नहीं है कि अज्ञे जी अपने द्वारा खींचे गए चित्रों को हम लोगों पोस्ट से भेज देते थे, हम लोग उन चित्रों को प्राप्त करते थे। बात इस तरह की बातों को अज्ञे जी व्यवहारिक और बहुत अच्छे व्यक्ति थे। अनुपम जी। और अब आगे बढ़ते हैं और अगले चित्र को देखते हैं। अब अर्पण जी। हाँ जी मित्रों, मुझे लगता है कुछ कनेक्शन की समस्या जुड़ी रह गई दुबे जी के साथ। खैर, ये बातचीत तो पूरी ही हो गई थी और यह आखिरी चित्र जिसमें आप देख रहे हैं अज्ञे जी को, और यह आखिरी चित्र देखें और इसके साथ हम लोग इस बातचीत को यहीं पर समाप्त करेंगे। मित्रों, किसी कारण से हमारे आज के वक्ता का कनेक्शन टूट गया, मगर एक आध मिनट की हम प्रतीक्षा कर लें तो ठीक है, अन्यथा बातचीत पूरी हो गई है। श्याम सुंदर दुबे जी अज्ञे जी के साथ खड़े हैं इस चौथे और आखिरी चित्र में, और इसके बाद हम लोग कार्यक्रम को समाप्त ही कर रहे थे कि श्याम सुंदर दुबे जी हमसे इंटरनेट के कारण, उसमें कनेक्शन में बाधा के कारण कुछ समय के लिए बिछुड़ गए यहां पर इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। तो खैर, आप सभी मित्रों की ओर से मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि वे समय निकाल कर यहां पर आए और इतनी अच्छी बातचीत की, इतना आत्मपरक अपना वक्तव्य दिया और उनके निबंधों पर बात की। स्वयं एक अच्छे निबंधकार हैं, इसलिए भी उनकी बातचीत का अपना एक खास महत्व है, उसका एक खास अर्थ है। हम लोग अगले कुछ दिनों तक यह एकाग्र जारी रखे हुए हैं
आप में से कई लोग जान रहे हैं कि अज्ञेय की जन्म तिथि से लेकर पुण्य तिथि तक चल रहा यह एकाग्र अंततः 4 अप्रैल को समाप्त होगा। 4 अप्रैल को कुछ खास वक्ताओं के वक्तव्य के साथ हम लोग इस लंबे एकाग्र को अंततः समाप्त करेंगे। आप सभी लोग इतने तन्मय भाव से, इतने भाव विभोर होकर और इतना समय निकालकर इस गंभीर चर्चा परिचर्चा को सुन रहे हैं, सचमुच अच्छा लगता है। और इसके पीछे किया जाने वाला परिश्रम भी कुछ सार्थक होता है, अच्छा लगता है, स्वयं में भी एक संतोष का अनुभव होता है। आप लोगों का यह सानिध्य ही हमारी ताकत है, हमारा बल है। शुभ रात्रि।